हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 7 जुलाई को, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं हमारे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जिन लोगों ने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने जो 2011 में एग्ज़ाम हुआ था, हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने PYQs करा दिए हैं। और नेक्स्ट आज मैं लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम हमारा 2012 में हुआ था, ठीक है, उसके PYQs फर्स्ट पेपर के लेकर आई हूँ। धीरे धीरे मैं सारे ही आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पहले पहले सारे एग्ज़ाम के जो भी 2024 तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस करा दूँगी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस जो होते हैं PYQs ही पूछे जाते हैं। बस अगर आप लोगों ने सारे PYQs कर लिए तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, 15 क्वेश्चन इससे पहले कि मैंने वीडियो क्लास 3rd में कराए थे, अब क्लास 4th है, तो इसमें मैं 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर है 16 है हमारा, कहना है कि राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो कह रहे हैं कि स्टेट लेवल की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय, किसको, विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय, एक स्कूल जो है लड़कियों को वरीयता देता है। तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। क्यों, इसमें जेंडर की बात हो रही है। देखिए, गर्ल्स और बॉयज़, देखिए तो है, क्या है, गर्ल्स हैं और क्या है, बॉयज़ हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे गर्ल्स को वरीयता दे रहा है। कौन, स्कूल किसे दे रहा है, गर्ल्स को वरीयता दे रहा है। तो ये जो है क्या दर्शाता है, तो ये इसलिए ये दर्शाता है कि इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। जब देखिए किसी संस्था या फिर कक्षा में लिंग के आधार पर किसी वर्ग में वरीयता दी जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो जो वाइगोत्स्की हैं, हमारे वाइगोत्स्की जी हैं, उन्होंने वो क्या कहते हैं, बच्चों के सीखने में, बच्चों की लर्निंग में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जो संज्ञानात्मक बालक का विकास होता है वो कहाँ होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में करना चाहिए। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास, जैसे बौद्धिक विकास या फिर हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, तो वो कहाँ होना चाहिए, उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही करना चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में हुआ रहता है उसी के देखिए, जिसका जहाँ पे बच्चे का सामाजिक जो विकास होगा, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी संज्ञानात्मक विकास होगा, बालक का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है और जैसा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है तो उसके अनुरूप ही उसके अंदर क्या आएंगे, भाव आएंगे, विचार आएंगे, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं यहाँ पे एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी, एक टीचर है यहाँ पे, वो क्या कह रही है कि शिक्षार्थी अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैद्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वो डैश से प्रभावित है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियाँ यानी कि अलग अलग अधिगम यानी कि लर्निंग की जो भी शैलियाँ हैं उनको संतुष्ट करने के लिए वैद्यपूर्ण अलग अलग तरीक़ों से, मतलब उनको पढ़ा रही है, अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग कर रही है। तो ये क्या बता रहा है, तो ये जो शिक्षिका है वो किससे प्रभावित है, तो वो क्या है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। किससे, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो होती है, बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकी होता है। देखिए, गार्डनर ने यही बताया था कि जो बुद्धि होती है वो एक रूप की नहीं होती, बल्कि एक रूप एकांकी ना होकर, एक तरीके की ना होकर अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। देखिए, जिस प्रकार से देखिए, किसी में कुम्हार की बुद्धि होती, किसी में आर्टिस्ट की बुद्धि होती, किसी में इंजीनियर की बुद्धि होती, तो अलग अलग तरीके की, किसी में कोई गायक बनता है तो उसमें गायक की बुद्धि होती है, तो अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक जो टीचर है यहाँ पे, एक शिक्षिका क्या है, अपने आप में कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, उत्तर नहीं देती। जैसे बच्चे ने पूछा तो उसका उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाओं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए कहती है। देखिए, एक शिक्षिका है यहाँ पे, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर वो नहीं दे रही है, वो कह रही है, वो शिक्षिका यहाँ पे टीचर क्या कह रही है कि तुम जो हो समूह में चर्चा करो, यानी कि सभी बच्चे, बहुत ढेर सारे बच्चे बैठकर आपस में चर्चा करो कि इसका आंसर क्या
होगा, या फिर सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग करो, कोऑपरेट करो एक दूसरे से, उसमें सीखो। तो इसके लिए सहयोगात्मक अधिगम के लिए यानी कि सहयोग में कोऑपरेट करके मतलब लर्न करो, प्रोत्साहित करती है। तो ये उपागम क्या दर्शाता है? तो ये उपागम जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? सक्रिय भागीदारिता को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? हमारा सक्रिय भागीदारिता को दर्शाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे में जो होता है सक्रिय बच्चा जो होता है दूसरों से चर्चाएं करता है, उनके से के साथ सहयोग करता है, अपने समूह के साथ सहयोग करता है, जिससे वो मतलब ज़्यादा सोचता है उसके बारे में और सीखता है, सक्रिय भागीदारी लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित यानी कि टीचर से रिलेटेड अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक है? तो क्या है? विषय वस्तु में प्रवीणता। तो एक टीचर को क्या होना चाहिए? अपने विषय वस्तु में ज़रूर प्रवीणता होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में यानी कि टीचिंग जो प्रोसेस होता है, टीचिंग का प्रोसेस होता है जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है। देखिए अगर आप हिंदी के टीचर हैं और आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं है अगर मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ अच्छी आनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं तो वो चीज़ में आपको अपने विषय में प्रवीणता होनी चाहिए। जब आप उसमें प्रवीण होंगे तभी आप अपने बच्चों की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो वो शिक्षण ही क्या कहलाएगा? हमारा जो शिक्षण होएगा वो अधिक प्रभावी बना सकता है। देखिए अगर आप कंप्यूटर के टीचर हैं तो उसमें क्या होगा, अगर आप कंप्यूटर के टीचर हैं तो आपको कंप्यूटर में अच्छे से प्रवीणता होनी चाहिए, तभी आप अपने शिक्षक को जो शिक्षण को क्या बनवा सकते हैं? प्रभावी बना सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये है कि अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो आपको क्या होना चाहिए? मैथ्स का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स का भी ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको हिंदी के टीचर तो सिर्फ हिंदी का ही ज्ञान होना चाहिए, बल्कि सभी और विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग का मानना है कि एक टीचर जो है वो बच्चों में क्या कर सकता है? नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे विकास कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्यों? जो नैतिक मुद्दे होते हैं उन पर आधारित जो चर्चाएं होती हैं, ठीक है, उनमें बच्चों को शामिल करके क्या कर सकता है? उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। या फिर उन्हें क्या करता है? प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर, नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनमें नैतिकता का विकास कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए बच्चे छोटे हैं, देखिए क्लास फर्स्ट है, यहाँ पे जैसे कि क्लास फर्स्ट है, सेकंड है और फिफ्थ के बच्चे हैं, ठीक है, क्लास फिफ्थ के बच्चे हैं, तो क्या करना है? छोटे शिक्षार्थी हैं तो अपने उनसे ऊंची कक्षा के साथ क्या करना चाहिए? समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करना चाहिए, जैसी बातचीत भी करना चाहिए, उनसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे पूछना चाहिए, करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कहना छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में क्लासरूम में समवयस्कों के साथ क्या करना चाहिए? छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में क्लासरूम में समवयस्कों के साथ क्या करना चाहिए? अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा? इससे इन लोग में जो होता है वो वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को भी सीख सकें। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में जब वो बड़े बच्चों के साथ क्या करेंगे? समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो क्या होगा? वे पढ़ने के साथ एक तो वो पढ़ भी रहे हैं, दूसरे उसके साथ क्या सीखेंगे? सामाजिक कौशल को भी सीख सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहे हैं कि जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए एक बच्चा है, निर्योग है, उसका एडमिशन हुआ पहली बार स्कूल में, ठीक है, पहली बार वो स्कूल में आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए वो टीचर को तो नहीं जानता है, यहाँ पे बच्चा क्या है? टीचर को नहीं जानता, ना स्कूल के और बच्चों को जानता है। एक निर्योग बच्चा है, अभी वो आता नहीं है, निर्योग बच्चा है, पहली बार यहाँ पे पहली बार स्कूल विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है? तो वो क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। जब बच्चा जो है माता पिता के साथ बातचीत करने लगेगा, ठीक है, तो उसकी झिझक भी कम हो जाएगी, फिर वो और बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ भी क्या करेगा? बातचीत करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? देखिए पियाजे ने हमारी 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी हमारी अवस्थाएं बताई थी? तो देखो
पियाजे ने हमारी 4 अवस्थाएँ बताई थी और जो पहली अवस्था थी वो हमारी कौन सी इंद्रिय कामक भी जिसे बोलते हैं और संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोलते हैं। जो ये अवस्था है वो हमारी कब से होती है? ये जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? तो इसमें जो बच्चा है वो अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। क्या करता है? स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। जैसे कि भाषा का अनुकरण करने लगता है। जैसे कि बच्चा है जब कोई बड़ा बोल रहा है तो उसी को क्या करेगा? वो कॉपी करता है, ज़्यादातर उसको बोलता है। उससे भाषा को करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, इसमें बच्चे को क्या होता है? 2 साल के तक के बच्चे को दूरी का भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है? गहराई, ऊंचाई, समय आदि दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। अगर कोई चीज़ वहाँ पर रखी, हम कहेंगे उठा लाओ, तो वो वहाँ से उठा लाएगा। मतलब उसको दूरी का भी ज्ञान होगा, दिशा का भी ज्ञान हो गया है। तो इस तरीके से उसको यहाँ पे ज्ञान होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जैसे मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वो किसका है? तो वो व्यक्तित्व परिणाम जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है। देखिए एक तो मानव है, उसका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, तो वो जो परिणाम है वो किसका है? तो एक तो आनुवंशिकता है, ठीक है? आनुवंशिकता से भी मानव में जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी आती है। और दूसरा क्या है? जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है वो किसका है? और वातावरण की अंतःक्रिया का भी परिणाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए सभी बच्चे यहाँ पे 10 बच्चे, मान लो यहाँ पे 3 या 4 या 5 ऐसे, मान ली यहाँ पे 6 बच्चे हैं, तो क्या करें? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हमारा, उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। हमें क्या है? हर बच्चे पर क्या करना चाहिए? अलग तरीके से ध्यान देना चाहिए। क्या है? ये नहीं है कि सभी को एक ही विधि से पढ़ा दें, नहीं। तो हमें सभी बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें उनके सभी की व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्या कि देखिए कोई बच्चा है, मतलब उसे दिख नहीं रहा है, या फिर कोई बच्चा है उसे सुनाई नहीं दे रहा, तो हम सभी बच्चों को मतलब उनकी क्षमताओं को ध्यान में रख कर ही अगर आप पढ़ाएंगे तो हमारा जो शिक्षण है वो भी अच्छा तरीके से होगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होगा? बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, क्योंकि जो देखिए जब भी बच्चों का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो एक ही घर में या फिर एक ही जगह पे एक ही इन्वायरमेंट में नहीं हुआ है। इसलिए बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है, इसलिए उनको जो सीखने के तरीके भी उनके लिए अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखिए समस्या समाधान, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसका समाधान करेंगे, तो समाधान करने से पहले तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में जानेंगे कि समस्या कैसे आई, क्यों आई और इसका समाधान कैसे होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति, अब यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति का बारे में कह रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण है वो हमारा क्या है? समस्या के प्रति जागरूकता। क्या है? समस्या के प्रति जागरूकता। जब हम समस्या होगी उसके प्रति जागरूक होंगे तभी उसका हम समाधान कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र है, यहाँ पे सीखने का क्षेत्र बता रहे हैं। तो सीखने का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है? भावात्मक है। क्या है? भावात्मक है। देखिए भावात्मक का जो तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भावात्मक, जब भावात्मक रूप से व्यक्ति जो है सकारात्मक भाव आएगा, जैसे उसमें पॉजिटिव भाव आएंगे यानी सुखद भाव आएंगे। यानी बच्चे किसी बच्चे में जब हम बच्चे को मान लीजिए या फिर किसी भी व्यक्ति में क्या हो गए? सकारात्मक भाव आएंगे। यानी कि हम जैसे कि आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर सकारात्मक भाव ये आ गया कि हम पास हो जाएंगे। तो जब सकारात्मक भाव आएगा, सुखद भाव आएगा, तो वो अधिगम को क्या बनाएगा? सुगम बनाएगा। तो क्या लर्निंग को क्या बनाएगा? वो सुगम बनाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहे हैं कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, कोई बच्चा है और वो कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो ये इस बात का संकेत करता है कि जो काम हो रहा है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। देखिए बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, अब उसने को काउंटिंग 1 से लेके 10 तक उसके काउंटिंग आ गई है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको बार बार वही काउंटिंग दिए जा रहे हैं करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो बच्चा क्या होती है? उसकी रुचि कुछ समय के बाद जो होती है उसकी रुचि जो होती है खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा ऊबने लगता है।
और इसका मतलब है कि जो कार्य हो रहा है वो शांतिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ, हमेशा जो शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ जो होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, डैश की ओर संकेत करती हैं। तो किसकी ओर संकेत करती हैं? तो जो बच्चे गलतियाँ करते हैं तो वो इससे ये पता चलता है, उनकी गलतियों से ही पता चलता है, बच्चे की त्रुटियों से पता चलता है कि वे कैसे सीख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।